कक्षा के अंतर्गत गणित ज्योतिष का प्रशिक्षण आप लोगों को देने जा रहा हूँ। गणित ज्योतिष का प्रशिक्षण इसलिए भगवान क्योंकि हमारे ज्योतिष में जो हमारे त्रिस्कंध है, ज्योतिष के 3 स्कंध है, उसमें एक स्कंध जो है हमारा पूरी तरह हमारा गणित के पाठ्यक्रम पर ही टिका हुआ है। ठीक है, जैसा कि पूर्व की कक्षा में आप लोग ने अटेंड किए होंगे तो आप लोगों को जानकारी दी हुई होगी। जो चीज हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं उसको देख लें एक बार। ठीक है, एक घड़ी, ठीक है, या कहीं कहीं पर इसको दंड भी कहते हैं। ठीक है, एक घड़ी या दंड। ठीक है, इसके अंतर्गत 60 पल, एक पल बराबर 60 विपल। ठीक है, इसका जो है हम लोग ध्यान रखेंगे और इसके अंतर्गत कुछ चीजें जरूरत पड़ने वाली है। एक और चीज का आप लोग ध्यान में रखें। ध्यान में क्या रखना है, जो हमारा बेसिक भाग का जो प्रक्रिया है उसको हम लोग यहाँ पर, ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं देता हूं, मान के चलिए कि हमको 80 में भाग देना है 12 से। ठीक है, 80 में 80 में भाग देना है 12 से। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको भाग देंगे। साधारण आप यदि कैलकुलेटर पे करेंगे तो भगवान इसका 6 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 6.66666 ऐसे करके कुछ आएगा। सही है जी। एक लोग प्रतिक्रिया देंगे, एक लोग प्रतिक्रिया देते चले ताकि हमें समझ में आए कि बातें हमारे पहुंच रही हैं आप लोगों तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो दशमलव के बाद के अंकों की हम बात करते हैं 6, ये जो है भगवान ये प्रतिशत परसेंटेज के रूप में बताता है। ठीक है ना, ये जो गणित है यहाँ पर दशमलव के बाद की जो है वो जो संख्या जो भी बताती है परसेंटेज के रूप में बताती है। यानी कि किसी अंक, यहाँ के मान के चलिए कि 6 है तो 6 से 7 के बीच में ये जो 7 का है ना हिस्सा, इसका ये इतना परसेंटेज कैप्चर करता है, यानी कि इतना परसेंटेज ये जो है ऑक्युपाई करता है आपका। ठीक है, तो हमारा जो प्राचीन काल का वैदिक करिए, ठीक है, जो पुराने सिद्धांत हैं उसको लेके हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो इसको किस प्रकार से विभाजन करेंगे इसको आप लोग देखिए। 12 6 72, ठीक है, शेष 8। शेष से तो आप लोग परिचित होंगे, ये हमारा है शेष, और ये होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भागफल। ठीक है ना, भागफल। यहाँ पर इस भागफल को रहेगा तो ये भागफल ही, लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग इसको लब्धि कहेंगे। ठीक है ना, ये जो हमें प्राप्त हुआ 6 जो प्राप्त हुआ ये है हमारी लब्धि, और ये जो 8 बचा है यह है हमारा शेष। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? जी गुरुदेव। बोर्ड स्पष्ट दिखाई दे रहा है लिंकेश जी? नहीं जी, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है गुरु, थोड़ा धुंधला है गुरुदेव, बाकी सब दिख रहा है, स्पष्ट हो रहा है गुरुदेव। थोड़ा आप लोग थोड़ा सा जूम कर लेंगे ना, उसके ऊपर डबल टैप कर लेंगे, पिन कर लेंगे तो वो जो है सो दिखेगा। ठीक है गुरुजी, कुछ लाइट लग रही, लाइट की वजह से दिख नहीं रहा, चमक रहा है। हाँ हाँ, ये थोड़ा सा असुविधा तो है भगवान। हम लोग थोड़ा प्रोफेशनल तो नहीं है, लेकिन हाँ इस विषय पे थोड़ा सा काम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, कोशिश है। तो हाँ गुरुजी, मेरा ये कहना है, अभी 8-10 लोग जुड़ गए हैं अभी जस्ट, और अभी विषय बहुत थोड़ा सा शुरू हुआ है, तो अगर इसको आप एक बार रिपीट कर दें इतने से कोई, तो फिर ये कई लोगों का फायदा हो जाएगा। बहुत लोग जुड़े हैं अभी। चलिए देखिए थोड़ा सा अभी रिपीट हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा रिपीट। अभी अब दिखा है गुरुजी, बढ़िया अब दिख रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अब बोर्ड भी अच्छा दिख रहा है। जी जी, देखिए भगवान, ये जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, इसको जो है सो ध्यान दीजिए, आगे ये चीज बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, तो इस पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान करिए। भाग तो आप सभी लोग दे लेते हैं, आजकल कैलकुलेटर का भी जमाना हो गया है, तो कैलकुलेटर से भी आप लोग इसको स्पष्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ लोग को यदि सामर्थ्य है तो भगवान आप साइंटिफिक कैलकुलेटर ले सकते हैं, उसके द्वारा भी गणित थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप लोगों की। ये जो है थोड़ा सा हम लोग शीघ्रता से बढ़ेंगे, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आप लोग यूज कर सकते हैं, उसमें चीजों को हम और स्पष्ट कर देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अभी मैं पुनः एक बार आप लोगों के सामने रिपीट कर रहा हूं। मान के चलिए कि कोई भी संख्या हमें प्राप्त होती है, ठीक है, मान के चलिए इससे विभाजित करना। ठीक है, कोई संख्या हमें प्राप्त हुई, ठीक है, उसको 39 से हम विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, अब ये यहां पर जो संख्या हम विभाजित करेंगे, ठीक है, उसको पारंपरिक तरीके से जिस तरह से हम लोग विभाजित करते हैं, उसी पद्धति का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ताकि हमें जो है आगे जो चीजें काम आने वाली हैं वो जो है सो काम में ले आएंगे। चलिए इसको विभाजित करते हैं, हमको लगता है 2 बार में जाएगा। ठीक है, 876 हमने लिखा है, 876 876 डिवाइडेड बाई 39 39 गुरुजी 876। प्रणाम। जी जी भगवान। गुरुजी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ, तो ये क्या बता रहे हैं अभी आगे? भगवान अभी रिपीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को मैं नम्रता पूर्वक यही कहना चाहता हूं, आदर पूर्वक भगवान, कि आप लोग थोड़ा समय से जुड़े। ठीक है ना, थोड़ा समय गुरुजी से थोड़ा सा जुड़े मैं भगवान, लेट हो समय गया। का थोड़ा सा आप सभी से हमारा जी निवेदन है। ठीक है, थोड़ा समय से जुड़ेंगे तो इसको, अभी हम आप लोग को पारंपरिक तरीके से जो गणित बनाते हैं हम लोग, यह जो है हम बता रहे हैं आपको, यह भाग की पद्धति बता रहे हैं जो कि आगे जी काम आने वाली है। जी मनोरंजन जी जी बोले भगवान। मनोरंजन जी। जी बाबू, नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुजी प्रणाम। देखिए गुरुजी प्रणाम। गुरुजी नमो नमः। गुरुजी भगवान प्रणाम। भगवान प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। कोटि मैं कोटि कक्षा प्रणाम। में अध्यापक के रूप में नहीं, एक विद्यार्थी के रूप में आया हूँ आप लोग के बीच, लेकिन कुछ चीजें आपको 2 मिनट में बताना आवश्यक। देखिए, आपको विषय का पाठ्यक्रम कल हमने सूचित कर दिया था। यह कक्षा आचार्य नवीन जी और महोदया नीलम जी की उपस्थिति में संपन्न होने वाली है। आपको मैं इनसे परिचय करा दूं। ये लोग इस संस्था को पहले से भी निस्वार्थ, निशुल्क और अपनी योग्यता के आधार पर कई लोगों को गणित खंड पढ़ा चुके हैं, अतः ये लोग अनुभवी हैं। दूसरा बात, कक्षा में अनुशासन सबसे बड़ा एक मायना रखता है, और अनुशासन हर चीज की होनी चाहिए। प्रश्न पूछने की अनुशासन, समय से जुड़ने की अनुशासन, गुरुजनों से वार्तालाप करने का अनुशासन। अनुशासन जहां पर नहीं होता है वहां पर शिक्षा में उस शिक्षा की व्यवस्था उच्चतम नहीं होती है। तो यह चीज आप सबसे निवेदन है, मैं अध्यापक के रूप में नहीं बोल रहा हूं, हम सब लोगों की यह जिम्मेवारी है कि गुरु जी के द्वारा जो चीजें बताई जा रही है, हमको ये समझना है कि बताया क्या जा रहा है, हमको गुरु जी क्या बता रहे हैं, कौन सा चीज बता रहे हैं। तब अगर हमारा संशय तो पर भी ना दूर हुआ तो एक शालीनता होती है कि हम रीज हैंड करेंगे,
और बोलेंगे कि गुरुजी मैं इस चीज को जानना चाहता हूं, मेरे समझ नहीं आ रहा है। अब एक साथ कई लोग बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। तो आप सब लोगों से निवेदन है, एक पुनरावृत्ति करता हूं, नवीन जी को आपको पढ़ाना क्या है। सबसे पहले नवीन जी आपको यह बताएंगे कि देशांतर और रेखांश क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या है, हम क्यों रेखांश को पढ़ें, हम हमारा देशांतर से हमारा ज्योतिष का क्या मतलब है। उसके बाद अक्षांश, स्थानीय सूर्योदय, स्थानीय सूर्यास्त, वेलांतर, इष्टकाल, भयात, भभोग, स्पष्ट लग्न, ग्रह स्पष्टि और दशा साधन, चंद्रस्पष्टि, और इसके बाद सप्तवर्गीय कुंडली। यही आप लोगों को नवीन गुरुजी से, नीलम गुरुजी से अध्ययन करना है। तो आप लोगों से नम्र निवेदन है और शीश नवाकर यह कहना चाहता हूं कि गुरुजनों से यह मुंह शब्द संस्थान को ना निकले कि वहां लोग पढ़ने के इच्छुक नहीं है, नियमित जोड़ नहीं पाते हैं, तो समझिए हम कहीं ना कहीं हम लोगों को शर्मनाक लगेगा। तो आप सब लोग इस बात का हमको वचन दीजिए रीज हैंड करके कि ये चीजें आप लोग पालन करेंगे। चलिए, बहुत सुंदर। और नवीन जी से भी निवेदन है कि नवीन जी आप, भगवान सभी लोग अपने हैं, थोड़ा हम लोग का कर्तव्य है सबसे शालीनता से, सौहार्दपूर्ण, सामंजस्यता और प्रेम पूर्वक जिस पद्धति से आप करते आ रहे हैं उसी पद्धति को पुनरावृत्ति करना है। हम आपकी कक्षा से कोई भी विद्यार्थी निराश भ्रमित होकर न जाए। बाकी तो आगे सब ईश्वर की जो इच्छा होती है वही सर्वोपरि है। ठीक है भगवान, आप अपनी कक्षा को प्रारंभ करें भगवान। नमो नमः। नमो नमः। सभी लोग हैंड डाउन कर लें। हाँ जी भगवान, बोलिए भगवान, बोलिए। चलिए भगवान प्रारंभ करें। चलिए, देखिए, जैसा कि मनोरंजन जी के द्वारा पाठ्यक्रम को व्याख्या कर दिया गया, हम लोग जो है उसके अंदर शीघ्र ही प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ चीजें हैं जिसको आपको स्पष्टता पूर्वक जानना अनिवार्य है, और उसको जानने के लिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। हैंड डाउन कर ले भगवान आप लोग, या कुछ प्रश्न है तो भगवान बाद में लूंगा, ठीक है। विषय पहले पूरा कर लें, आप सभी लोग हैंड डाउन कर लें। जी धन्यवाद। देखिए, हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, अभी जैसे कि हमने लिया था, ये कोई संख्या ली थी, कोई संख्या है भगवान, काल्पनिक है गुरुवर, जी। जहाँ आप लिख रहे हो तो उससे अपनी ओर लिखेंगे तो दिखाई देगा, क्योंकि लाइट का अधिक होने का है, वहां से अच्छा दिखाई नहीं दे पा रहा है। यहाँ पे दिख रहा है जी जी भगवान, दिख रहा है। 876 लिखा है हमने, 876, उसको विभाजित कर रहे हैं हम लोग 38 से, यानी 38, ठीक है। अब अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे तो पट से 876 डिवाइडेड बाई 38 समथिंग जो है, तो आपका रिजल्ट पॉइंट के बाद में कुछ कुछ करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है, ये पद्धति हम लोगों को नहीं अपनानी है। हम लोगों को जो हमारा पौराणिक पद्धति है उसी को हम लेके चलेंगे, ठीक है। अब पुरानी पद्धति के अंतर्गत भगवान, अब इसको जब विभाजित करेंगे 876 को 38 से, तो मान के चलिए कि 2 बार में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। शेष बच गया 11। आप लोग साथ में करते चलिए, अपने साथ में करते चलिए, तो आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो 876 2 बार में यहाँ पर, ठीक है।
अब हमको लगता है 3 बार में ये जाएगा। ठीक है, दिख रहा है ना, बोर्ड दिख रहा है ना आप लोगों को? एक लोग कोई प्रतिक्रिया दें। अच्छा जी गुरुजी दिख रहा है, दिख रहा है। जी गुरुदेव दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है गुरुदेव। गुरुजी ऊपर लाइट का फोकस कैसा आ रहा है? लाइट के फोकस के लिए ज्यादा दूर करेंगे तो फिर गुरुजी नहीं बढ़िया स्पष्ट नहीं, दिख अभी रहा है देख तो रहा है स्पष्ट है गुरुजी, ठीक लेकिन है, वही लाइट का फोकस है थोड़ा। दिख रहा है। आप लोग अपना तो लाइट जूम का करिए, बड़ा फोकस करिए। गुरुदेव को आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, दिख रहा है, साफ दिख रहा है। थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा आप लोग, तो थोड़ा हमको लगता है कि स्पष्ट हो जाएगी चीजें। ये 876 लिखा है हमने, 38 से इसको विभाजित कर रहे हैं। पहला जो हमें ये प्राप्त हुआ है जी, गुरुवार थोड़ा बोल दीजिएगा, स्पष्ट नहीं हो तो यार लेट हो जाएगा। भगवान 876 को 38 से विभाजित करना है, पौराणिक जो पद्धति है हमारी उसके थ्रू। ठीक है, जी गुरुवार। तो जब विभाजित करेंगे तो 23.00 समथिंग कुछ करके आएगा। ठीक है, डायरेक्ट यदि आप कैलकुलेटर से करेंगे तो। ठीक है, लेकिन हम इसको अपनी पुरानी पद्धति के अनुसार करेंगे, तो उसको किस तरीके से करना है, आगे इसका क्या मतलब है, यही आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, तो जब इस तरीके से विभाजित किया हमने, तो 2 हमारे पास में ये शेष प्राप्त हुआ। ये तो शेष सभी लोग जानते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं भागफल, बोलते हैं ना, भागफल इसको बोलते हैं। अभी अपने ज्योतिष के अंतर्गत इसको लब्धि की संज्ञा देंगे। ठीक है ना, लब्धि से इसको संबोधित करेंगे। ये है हमारी लब्धि। ठीक है, जो 23 यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ, 23 जो यहाँ पर प्राप्त हुआ, ये है हमारी लब्धि। और यहाँ पर जो बच गया अंतिम में, ये है शेष। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? जी समझ में आ गया। यहाँ तक कोई समस्या किन्हीं को? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुदेव, नहीं गुरुदेव। चलिए ठीक है, इसी पद्धति के हिसाब से हमें कोई भी जो विभाजन करने हैं, विभाजन करने का जो प्रक्रिया है, हम लोग सदैव इसी को जो है सो फॉलो करेंगे। ठीक है, जी भगवान। इसी पद्धति को आप लोग को फॉलो करना है, इसी पद्धति के अनुसार हम लोग गणना करेंगे। पहला चीज। दूसरा चीज यहाँ पर बता दे रहा हूं, थोड़ा सा शीघ्रता से। ठीक है, मान के चलिए कि कोई भी संख्या हमें ज्ञात हुई। ठीक है, 336 से 8896 को हमें विभाजित करना है। ठीक है, इसके लिए आप दूसरा जो तरीका है वो आप अपना सकते हैं। क्या? अब इतना शीघ्रता से तो ये होगा नहीं, आप अपने साथ में कैलकुलेटर ले सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर से 8896 विभाजित करेंगे 336 से, तो आपको 26.476 समथिंग बता रहा है। ठीक है, करके देखिए आप लोग, 26 पॉइंट समथिंग है। ठीक है ना, तो इस 26 को हम यहां पर ग्राह्य करेंगे। ठीक है, दशमलव के बाद वाली संख्या को छोड़ देंगे। ठीक है, अब इस 26 को देखिए, इस 26 को इससे गुना करेंगे, इस 26 को इससे गुना करेंगे, किससे? 336 से। ठीक है, करके देखिए, 26 गुने 336 कितना प्राप्त हुआ? 8736। ठीक है, आप लोग साथ में कर रहे हैं ना? जी भगवान, कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं। चलिए, तो 26 को 336 से गुना किए। ठीक है, और हमारे पास ये शेष बच गया यहां पर। अब निकालेंगे। ठीक है, इसको इससे क्यों गुना किए? क्योंकि हमें शेष की आवश्यकता है। शेष कितना बचा इसकी हमें आवश्यकता है बार बार। ये तो लब्धि जो है सो ज्ञात हो जाती है, लब्धि ज्ञात हो जाती है, समस्या आता है शेष में।
तो इस शेष को ज्ञात करने के लिए ये पद्धति आप लोगों को बता रहे हैं। तुरंत आप लोग कैलकुलेटर का यूज करेंगे तो उस समय जो है सो यह इस 26 को 336 से गुना किए, ये 87 36 जो है सो रिजल्ट हमारा आ गया। उसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 160। ठीक है, ये हमारा शेष है, ठीक है ना, ये हमारा शेष है। इस शेष की हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज को और जो है सो ध्यान में देना है, आपको बार बार बताएंगे हम कि यदि शेष जिससे विभाजित कर रहे हैं उसके आधे से अधिक है, यानी 336 का आधा कितना होगा, 118, 168 कितना होगा जी 168 होगा। 336 का आधा कितना होगा, 168 होगा ना। जी गुरुदेव 168। अब जी गुरुदेव। ये जो हमारे पास शेष बचा है, ये 160 जो शेष बचा है, इस 168 से कम है या ज्यादा है, ये जो कम है गुरुदेव, 160 है हमारा, जो जिससे हम भाग दे रहे हैं, ठीक ना, जिससे भाग दे रहे हैं, इस भाग से यह आधा है या आधे से कम है या आधे से अधिक है, बताइए। आधे से ये कम उससे है। आधे से कम है गुरुदेव। आधे से कम है, ठीक है। अब जब ये आधे से कम है तो हम जिनका माइक अनम्यूट है उसको म्यूट कर लीजिए। पूनम जी, ये आपकी आवाज आखिरी वाली लाइन सुनाई हुई नहीं आई। हम जब भाग देंगे तो भाग देने के पश्चात इसको देखेंगे, यहाँ पर हमारा शेष कितना बच रहा है, ठीक है। तो जब हम शेष को देखेंगे तो शेष को देखने के पश्चात यहाँ पर इसको जिस चीज से हम भाग दे रहे हैं, 336 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो इस 336 को हम देखेंगे कि 336 जो है हमारे जो शेष है उसके समतुल्य यानी कि बराबर है, उससे कम है या अधिक है। इसका जो है सो हम यहाँ पर तुरंत जो है सो निर्णय लेंगे। निर्णय लेने पर हमें प्राप्त हुआ कि 336 का आधा होता 168, ठीक है। 336 का आधा होता 168, 168। तो ये 160 से तो ज्यादा है, ठीक है। यानी कि जो हमारा शेष बचा है वह जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे उसके आधे से भी कम है ना, ऐसा कह सकते हैं ना। जी गुरुदेव। जी कोई समस्या तो नहीं है ना। नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी। तो ये जो हमारे पास है या शेष जो है जिससे हम भाग दे रहे हैं उसके आधे से कम है। तो आधे से जब कम रहेगा तो कहीं पर जी आवाज कट गई। आधे से कम रहेगा तो क्या होगा? आधे से कम रहेगा तो इसको हम कहेंगे कि परित्याग कर दीजिए। परित्याग यानी कि इसको भूल जाइए, यानी कि जो हमारा 26 है इस 26 को ही ग्राह्य करेंगे, ठीक है। ठीक है, जी गुरुदेव। इग्नोर कर देंगे उसको। हाँ, तो इग्नोर कर देना है, ठीक है। परित्याग कर देंगे, इसको जो है सो भूल जाएंगे, ठीक। अगर ये मान के चलिए कि 160 है, अगर यह 160 के जगह 168 या 168 से लेके 336 यानी कि आपका 335 तक रहता, तो 336 तक रहता तो हम क्या करते हैं, इसको एक मान लेंगे, एक, ठीक है, एक मान लेंगे जी, ठीक है। तो एक जब इसको मान लेंगे तो इस 26 में क्या करेंगे, इस एक को जोड़ देंगे, यानी कि ये 26 की जगह लब्धि हमारी पूरी 27 हो जाती है, ठीक है।
जी गुरुदेव। जी ये बात समझ में आ गई? जी गुरुदेव। अब आपको यहाँ पर इसीलिए बोल रहे हैं कि इस शेष को निकालना जो है जरूरी है। ठीक है, आप वैसे जो है यहाँ पर जब निकालेंगे तो 26.47 आया, तो 47 यानी कि 50 से कम है ना, 50 से तो कम है, तो इस 50 को तो हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें इसके दूसरे यूनिट में जाना पड़ता है। ठीक है, मान के चलिए कि ये दिन है, ठीक है, तो दिन के बाद ये जो शेष बच गया हमारे पास में 160, अब इसके घंटे में जाना है, तो क्या करेंगे हम 24 से गुना करेंगे, तो जब शेष हमारे पास में आएगा तो कितना घंटा होगा या फिर आगे कितना मिनट होगा या कितना सेकंड होगा, इसको निकालने के लिए इस शेष की हमें बार बार आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना? जी भगवान। जी गुरुदेव। तो ये चीज समझ में आ गया, लब्धि और शेष की आवश्यकता और लब्धि और शेष से संबंध। ठीक है, जी प्रभु। यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। नहीं गुरुजी। आगे बढ़ते हैं अपने विषय पर। ठीक है, आधा रहेगा तो क्या करना है? आधा रहेगा तो आधा रहेगा तो आधा या आधे से अधिक, ठीक है, उसको हम उसको अगली संख्या, ठीक है, हाँ अगली संख्या मान लेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी कहीं कहीं पर आवश्यकता पड़ेगी, और बार बार हमें। और जी बराबर रहेगा गुरुदेव साहब, बोले तो जब बराबर रहेगा बराबर रहेगा तो भी उसको अगली संख्या ही मानेंगे। बराबर तो भाग ही हो जाएगा गुरुदेव। हाँ हाँ, बराबर रहेगा तो फिर भगवान अगली, वो तो पूरा तरह से भाग ही हो जाएगा ना, अगली संख्या ही तो प्राप्त हो जाएगी हमें। ठीक है, जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, आगे चलिए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा विषय है देशांतर। ठीक है, अब यह देशांतर क्या होता है? ठीक है, इसका जो थ्योरी नोट्स होगा आपको जो है सो ग्रुप में हम प्रेषित कर देंगे मोटा मोटी। अब यहां पर आप समझिए कि पृथ्वी पूरी तरीके से वृत्ताकार तो नहीं है, लेकिन वृत्त का ही आकार है। ठीक है, वर्तुलाकार शेप के अंतर्गत है। इसके प्रत्येक बिंदु पर कहीं ना कोई ना कोई स्थान है। ठीक है, जी ये तो गुरुदेव। जी। तब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरी जो है हमें निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे? इसी पद्धति के लिए इस देशांतर का जो है आविष्कार हुआ। ठीक है, अब ये जो दूरी है पृथ्वी जो है, इसकी जो हम भचक्र का जब हम लोग जिक्र किए थे हमारे भचक्र के अंतर्गत, तो पूरा जो भचक्र है या भगन, भचक्र या भगन, भचक्र या भगन, यह होता है पूरी तरीके से 360 डिग्री होता है ना। परिचय, जब ब्रह्मांड परिचय आपको दिया गया था तो इसके बारे में बताया गया था। विजेंद्र जी कुछ प्रश्न है? भगवान नमो नमः। नहीं गलती से रह गया गुरुजी। चलिए ठीक है, ये जो हमारा भचक्र है यानी कि ये जो सौर मंडल, ठीक है, या ब्रह्मांड, इसके अंतर्गत हमारे सूर्य आदि आदि जो भी हमारे ग्रह हैं, पृथ्वी, बुध, जो ग्रह हैं, ठीक है, इसके कक्ष भी विभाजित हैं, राशियां भी विभाजित हैं, नक्षत्र हमारे विभाजित हैं इसके अंतर्गत। तो इसकी पूरी जो दूरी है वह है कितना? 360 डिग्री बोलेंगे ना, इसी के अंतर्गत तो है भगवान। जी गुरुजी। 12, देखिए हमारी जो 12 राशियां हैं 360 डिग्री की है, 12 राशियां हैं, प्रत्येक राशियों का निश्चित स्थान है 360। जब इसको विभाजित करेंगे तो प्रत्येक राशि
30 डिग्री की हुई ना, 30 अंश की। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। अब ये जो है 30 डिग्री जो है, यह जो है हमारे एक राशि का मान हुआ। 30 डिग्री जी जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। एक राशि का मान हुआ। अब जब इस 360 को जब 27 नक्षत्रों में विभाजित करेंगे, 27 नक्षत्रों में, तो जब एक नक्षत्र का जो मान होगा वह कितना होता है? 13। पहले विभाजित करिए इसको उसी पद्धति के अंतर्गत, तो यह जो है 13 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 13 डिग्री जो है यह क्या है? अंश है। अंश है ना, बोलिए। जी गुरुदेव। भगवान 30 डिग्री की तो एक राशियां हुई, ठीक है, 30 डिग्री की राशियां हैं। अब एक राशि के अंतर्गत कितने नक्षत्र आते हैं? 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं ना। जी जी। एक नक्षत्र के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र हमारे आ जाते हैं। जी गुरुदेव। तो जब 2.25 नक्षत्र आ जाते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक नक्षत्र का मान कितना है, अभी उसको भी जो है सो हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यह 13 अंश तो पहले निकल गया, तो 13 अंश को 13 को 27 से गुना कीजिए, कितना आया? 1391 और 13 दूनी 26 और 9 35, 351। 351। 9 यहाँ पर शेष हमारे पास में बच गया। ठीक है, बचा ना। जी गुरुदेव। अब ये जो 9 अंश बचा, यह जो है 9 अंश को जब हम यहाँ पर करेंगे तो इसको क्या करेंगे? 60 से गुना करेंगे ना। गुरुजी दिख नहीं रहा उधर का आपका। अरे भगवान, देखिए इधर दिख रहा है यहाँ पे। जी जी हाँ, दिख रहा गुरुवर, मैं लिखने को बोल रहा हूँ, यही लिखिए गुरुदेव। ये 27 नक्षत्र, ये 360 पूरे भरचक्र का मान। तो 13 डिग्री तो ऐसे ही जान गए हम, 13 को छोड़ दीजिए, 1 से हम करते हैं। ठीक है, 27 से 27, 9 0, 27 तिया 81। ठीक है, तो ये कितना बचा? 9। तो ये 9 हमारी डिग्री है ना। जी जी गुरुदेव। भगवान क्रिया देते चलिए। तो अब डिग्री के बाद अगला क्या आता है? मिनट। यानी कि ये यदि अंश है, अंश के बाद क्या आएगा? कला आएगा ना, बोलिए। हाँ, जी। कला आएगा। कला आएगा, 60 कला कला आएगा। का क्या है? तो जब कला आएगा तो कला के लिए क्या करेंगे? अभी हमने आपको बताया था ना, गुरुदेव ने भी आप लोगों को बताया था 60 कला होता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये तो हमारी लब्धि हो गई। ये जो अभी हमने बताया था ये हमारी लब्धि हो गई। शेष हमारे पास में 9 बचा, लेकिन इस 9 से काम नहीं चल रहा है। ठीक है, इसके अगले यूनिट में हमें प्रवेश करना है। तो इसको 60 से गुना किए। 60 से गुना क्यों किए? तो डिग्री तो हम जानते हैं, यानी अंश तो जानते हैं। अंश के बाद उससे छोटी इकाई क्या है? कला है ना। जी गुरुदेव। जी कला, तो इसको हम गुना किए। ठीक है, तो 60 नवा 540। 540। अब इस 540 में 27 का हम भाग देंगे। ठीक है, तो 27 से जब भाग दिए तो 27 दूनी 54 और शून्य का तो यहाँ पर शून्य हो गया, ये खत्म। तो जी ये क्या बचा? 13 हमारा अंश। ठीक है, और अंश के बाद अगली इकाई क्या है? कला। 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 ठीक है, कला है। अब देखिए इस कला के बाद जब अगला हम प्रवेश करेंगे तो विकला में आएगा। तब यहाँ पर भी देखिए उसका भी जो है सो प्रावधान देख लीजिए। ठीक है, मान के चले कि यहाँ पर 9 बच जाता है।
मान के चलिए 9 बज जाता है या 8 बज जाता है, तब फिर कितना होता है 8 को, तब पुनः इसको 60 से गुना करते, 480 आता है, और पुनः इसमें इसी से विभाजित करते हैं। ठीक है, ठीक है ना? जी गुरुदेव। बोलिए। उस जी गुरुदेव। अब यहां पर जो भी आता है, यहां पर जो भी आता है, ये होता है विकला। ठीक है, बात समझ में आ गई? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। चलिए, अब ये 13 अंश 20 कला एक नक्षत्र का मान है। एक नक्षत्र का मान 13 अंश 20 कला। ठीक है, तो एक नक्षत्र के अंतर्गत कितने चरण होते हैं? 4 चरण। जी गुरु जी। तो अब क्या करेंगे, इस नक्षत्र को जो है पुनः जो है हम 4 चरणों में बांट देंगे, यानी कि 13 अंश 20 कला को। अब कैसे विभाजित करेंगे, अलग अलग कर लीजिए। 13, ठीक है, और यहां पर 4, ठीक है, तो 4 तिया 12, ये कितना बच गया? 1 अंश। ठीक है, तो 1 अंश का मतलब कितना हो गया, कितना कला? 60 कला हुआ ना? 60 कला। 1 गुने 60, तो 60 कला आ गया। ठीक है, अब जी गुरुदेव। ये जो 60 कला है और ये भी 20 कला है, तो इस 20 को क्या करेंगे, यहां पर ऐड कर देंगे। 80 कला हो गया ना? बोलिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। यहां पर 1 अंश हमारे पास में शेष बच गया, और 60 ये हमारा क्या है, कला है। ठीक है, 60 कला अभी प्राप्त हुआ और 20 कला पहले से प्राप्त था, तो दोनों कला को एक जगह जोड़ दिए, 80 कला आ गया। अब इस 80 में हम भाग देंगे 4 से, तो 4 दूनी 8, शून्य यहां पर खत्म। तो एक चरण का मान कितना आया? 3 अंश 20 कला। 20 कला। ठीक है, एक नक्षत्र का मान भचक्र के अंतर्गत 13 अंश 20 कला, उसी नक्षत्र के एक चरण का मान भचक्र के अंतर्गत 3 अंश 20 कला। क्लियर है? जी गुरुदेव। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो ये जो दूरी है हमारे भचक्र की, तो दूरी है, इसी भचक्र की तो हम बात कर रहे थे। जी। इसी भचक्र में हमारे नक्षत्र स्थापित हैं, इसके चारों तरफ। नक्षरति नसरति इति नक्षत्र। ठीक है, राशियां हमारे इसके क्षेत्र के अंतर्गत हैं, प्रत्येक राशि को मिले हुए हैं नक्षत्र हमारे। ठीक है, तत्पश्चात यहाँ पे सूर्य और यहाँ पे पदस्थापित सारे ग्रह, जिसका विवरण आप लोगों को पहले ही बता दिया गया। अब कल्पना करिए पृथ्वी का। पृथ्वी वर्तुलाकार, पुस्तकों में आप लोगों ने पढ़ा होगा, आजकल सैटेलाइट है, देखे होंगे। तो पृथ्वी जो है वर्तुलाकार है, इसके प्रत्येक बिंदु पर कोई ना कोई स्थान है। तो प्रत्येक स्थान की दूरी को कैसे ज्ञात करेंगे? तो हमारे ज्योतिर्विदों ने एक काल्पनिक रेखा को, आप मान के चले कि पृथ्वी है, इस पृथ्वी को चारों तरफ जो है सो आप एक धागा से जो है लपेट दीजिए चारों तरफ। ठीक है, चारों तरफ लिपटी हुई है, चारों तरफ इसी तरह करके पूरी तरीके से लिपटी हुई है। तो प्रत्येक जो रेखा है, यह जो जा रही है, किसी न किसी स्थान से होके गुजरेगी ना? जी गुरुदेव। और किसी न किसी स्थान पर कोई ना कोई तो देश पड़ेगा।
पड़ेगा प्रदेश पड़ेगा होगा, गुरुदेव। शहर पड़ेंगे, कोई स्थान होगा। जी ठीक है। अब यह पृथ्वी जो है 2 ध्रुवों में बटी हुई है। एक है हमारा उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। जी एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। इसके पश्चात इसके ही अंश हैं। एक है अक्षांश। ठीक है। मतलब किस अक्ष के अंतर्गत आ रही है। उत्तरी अक्षी तो है, ये पृथ्वी का ध्रुव, हमारे ध्रुव 2 ध्रुव है ना, उत्तरी और दक्षिणी। जी जी गुरुदेव। तो इसको जब 2 भागों में बांट देंगे तो एक हो जाएगा हमारा उत्तरी अक्षांश, एक हो जाएगा हमारा दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। दिख तो रहा है इसको आपको? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। ये चीजें भौगोलिक चीजें हैं भगवान, यह तो लगभग लगभग सभी को पता होता है। हमारा जरूरत क्या है, आवश्यकता अनुसार इसको जो है सो हम लोग बता रहे हैं आपको। ठीक है। तो मान के चलिए कि कोई स्थान है, वहां का कोई बिंदु हमें मालूम है। मान के चलिए हमारे भारतीय मानक जो समय है, जो स्थान है, उस मानक स्थान का जो है मान कितना है, बता सकते हैं कोई? 82 डिग्री 30 मिनट, 82 डिग्री 30 मिनट, सभी को पता होगा। 82-30। ठीक है। तो ये जो 82-30 है, इस 82-30 से हम लोगों को अभी क्या लेना देना है, यह जो है सो हम अभी जानते हैं। हमारे जो हमारा यह मैप है, वो ऐसे कहिए या इस तरीके से कहिए, फैला हुआ जो भी है, इस मान के चलिए मोटा मोटी इस बिंदु को, ठीक ना, इस बिंदु को जो है हम मान रहे हैं मानक स्थान। ठीक है। इस बिंदु को जो है मानक स्थान मान रहे हैं और इसी बिंदु से अन्य स्थानों की दूरी को हम ज्ञात कर रहे हैं। तो यही जो बिंदु है 82 डिग्री 30 मिनट, इसी की हम परिचर्चा कर रहे हैं। इस बिंदु से कौन सा प्रदेश पूर्व में है, पश्चिम में है, दक्षिण में है, उत्तर में है। ठीक है। तो ये जो चीज है, इसी विषय को हम लोग यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। और यही जो है देशांतर, मतलब एक देश से या एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश का कितना अंतर है, एक देश या एक प्रदेश से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी कितनी है। ठीक है। कितना दूरी पर वो है, कितने डिग्री या कितने अंश पर। ठीक है। इसी को जो ज्ञात करने का जो सिस्टम है, वही है हमारा देशांतर और क्या, बेलांतर। बेलांतर क्या है जी, बोलिए भगवान। बेला का अंतर। बेला का अंतर क्या है उसको भी आपको बताते हैं। पृथ्वी हमारी गोल है, सूर्य महाराज इधर से उदित हो रहे हैं। ठीक है। इनका जाने का एक मार्ग है। ठीक है, निश्चित मार्ग। जी गुरुदेव जी। या पृथ्वी, अब किसी को मान लीजिए भगवान पृथ्वी ही मान के चलिए, सूर्य ही स्थिर है, पृथ्वी ही घूम रही है। ठीक है। तो या ये घूमे या ये घूमे। ठीक है। ठीक है। या ये जी इसके गुरुदेव। चारों घूमे या ये घूमे। ठीक है ना, उसका तो कुछ ना कुछ जो है सो अंतर आएगा ना भगवान, बोलिए। जी गुरुदेव आएगा गुरुदेव। तो ये चाहे यहां पर अपनी रोशनी डालें, ठीक है,
तो इस स्थान पर जो उदित स्थान होगा, ये जो स्थान होगा, ये जो स्थान होगा पहले रोशनी प्राप्त करेगा। ठीक है, जी गुरुदेव। इस स्थान की अपेक्षा जी यहाँ जी गुरुदेव। प्रकाश थोड़ा विलंब से पहुंचेगा ना। जी गुरुदेव। प्रदेश सामने होंगे, वहां पर रोशनी तुरंत पहुंचेगी। जो अन्यत्र क्षेत्र है, अन्यत्र स्थान जो है, वहां पर जो है प्रकाश थोड़ा विलंब से पहुंचेगा, इसके घूर्णन के कारण या इसके भ्रमण के कारण, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जी गुरुदेव। जी तो जो बेला का अंतर आ रहा है, यानी कि सूर्य की रोशनी का जो अंतर आ रहा है, ठीक है, सूर्य की जो रोशनी वहां तक पहुंच रही है। अब देखिए, पृथ्वी के ही भ्रमण के कारण हमारे यहाँ, देखिए पृथ्वी के पथ पे भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि गोल होने के कारण यह जो है रोशनी जो है कहीं पर पहले पहुंचेगी और कहीं पर बाद में। ठीक है, इसीलिए हमारे अन्य प्रदेशों में सूर्योदय कहीं पर जो है पहले हो जाता है, कहीं पर बाद में होता है। ये चीज तो समझ में आ रही है। पृथ्वी के गोल होने के कारण, अगर पृथ्वी चपटी होती तो ऐसा नहीं होता। अगर रात्रि होती तो पूरी तरह रात्रि होती, दिन होता तो पूरी तरह दिन ही होता। ठीक है, लेकिन इसके भ्रमण के कारण यह गोल भी है, घूम भी रही है, तो इसके जो प्रदेश हैं, अन्य अन्य जो बिंदुएं हैं, उन बिंदुओं पर जो है सूर्य की रोशनी या कोई भी रोशनी जो है कुछ समय पश्चात या कुछ समय पहले अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा, अन्य स्थानों की अपेक्षा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज तो समझ में आ रहा है। जी गुरुदेव। चलिए, गुरुजी इसको मैंने इस तरीके से कह सकते हैं कि चूंकि पृथ्वी घूमती है, उसके घूर्णन गति के कारण पृथ्वी का जो भाग सूर्य के प्रकाश की तरफ पड़ता है उधर दिन होता है, और जो भाग अपोजिट साइड में पड़ता है उधर रात होती है। ऐसा कह सकते हैं? हाँ हाँ, घूर्णन गति के कारण या तो चलती रहती है, तभी तो संध्या और रात्रि का जो है सो एक स्थान पर मिलन होता है ना। चलिए, अब देखिए, यह जो है पृथ्वी के भ्रमण करने का पथ है। ठीक है, जो कि अंडाकार है, एलिप्टिकल, अंडाकार। ठीक है, हमारे सूर्य महाराज, ठीक है, मान के चलिए कि यहां पर, ठीक है, सूर्य महाराज यहां पर हैं। चलिए, और इसको कर देते हैं, मान के चले कि यहां पर, ठीक है। जी गुरुदेव। अब जो है सूर्य महाराज हमारे यहाँ पर हैं और ये पृथ्वी के भ्रमण करने का पथ है। ठीक है, इसी पथ पर जो है भ्रमण करते हुए पृथ्वी जो है चलती रहती है नित्य। ठीक है, अब यह ब्रह्मांड स्थिर हो, ब्रह्मांड स्थिर न हो के हमारे जो पथ हैं वो स्थिर हो, उससे कुछ भी प्रकार का कोई लेना देना, उसको समझ जाए, अभी भूल जाए। अभी ये जान लीजिए कि सूर्य महाराज हमारे स्थिर हैं, तो सूर्य महाराज स्थिर हैं तो पृथ्वी भ्रमण कर रही होगी। अगर पृथ्वी को ही जो है सो मान के चलिए कि हम मान लें कि यह जो है स्थिर है और ये हमारे सूर्यदेव हैं, तो ये भ्रमण कर रहे हैं। ठीक है, जो दिन रात की प्रक्रिया है, इसको इस तरीके से समझिए। या तो पृथ्वी पथ उनका जो है वर्तुलाकार नहीं है, पथ जो है अंडाकार पथ। ठीक है, अब इस पथ का जो है हमारे पर प्रभाव क्या होता है? प्रभाव, अब देखिए, ये जो यहां से जो सूर्य की रोशनी पड़ रही है, या ये सूर्य हो या ये सूर्य हो, तो इस स्थान पर जो रोशनी पड़ रही है थोड़ा ज्यादा पड़ रही है, नजदीक से पड़ रही है। ठीक है, पड़ रही है ना,
जी गुरुदेव। तो इस भाग पर जो है सो दिन होगा। ठीक है, ठीक है। या यहाँ पर जो है हमारा जो देखते हैं आप लोग, कभी हमारे दिन जो है बड़े होते हैं, कहते हैं ना लोग आपसी भाषा में, आजकल दिन छोटा हो रहा है। तो छोटा होने का कारण क्या है? पृथ्वी जो है अभी जो है सूर्य के निकट नहीं है, थोड़ा दूर है। ठीक है, इस पथ पर जो भ्रमण करते हुए जो है पृथ्वी जो है एक किनारे पर अभी पहुंच रही है। मान के चले कि ये पथ अभी तो पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब सबसे बड़ा दिन होगा। इसी माह में पड़ता है सबसे बड़ा दिन। ठीक है, रातें जो है सबसे बड़ी होती हैं, या सबसे बड़ा, हाँ अभी रातें जो है सो बड़ी होती हैं, तो सबसे बड़ा जो है सो हमारा रात इसी समय में पड़ने वाला। अभी मान के चलिए कि पृथ्वी यहाँ पर इस स्थान पर ये पहुंच जाएगी, तो दिन जो है क्या करेगा? छोटा होगा, रात बड़ा होगा। तो देखेंगे आप लोग पंचांग के अंतर्गत, पंचांग आप देखेंगे तो इस समय जो है दिन मान जो पंचांग में दिया हुआ रहता है वह जो है अभी 33, 32 इसके आसपास में होगा। ठीक है, 33 के आसपास तक पहुंचता है। 33 दंड, 33 घड़ी दिया रहता है ना। देखिए 33, 45, 33, 48 कुछ रहता है ना इसी तरीके से। बोलिए भगवान। जी पंचांग गुरुदेव रहता है। अभी 32 के आसपास ही है भगवान। देखिए पंचांग को एक बार कोई देख के उसको जो है तो बताते हैं। गुरुदेव देख के बता रहे हैं। 32 या 33 के आसपास दिनमान लिखा रहता है। सबसे फर्स्ट जो पंचांग है ना, हमारा जो पंचांग है, इस माह का पंचांग आप जब खोलेंगे तो यहाँ पर दिया रहता है दिन, मान, घड़ी, पल। उसके बाद में यहाँ पर तिथि दी हुई रहती है 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इस तरह से दी हुई रहती है ना। तो अभी देखिए दिन, मान, बताइए। गुरुदेव गुरुवार 26/8 इसमें है आज का। 26/9 दिया है गुरुवार। 26/8 26/9 है। हाँ तो भगवान 26/8 हमारे में दिया है। दिनमान है ना। अब देखिए, हाँ जी गुरुदेव, ऋषिकेश जी है। पंचांग में गुरुदेव। देखिए दिन मान कम ही तो अभी। गुरुजी 25/2 दे रखा है आज का। हाँ तो ठीक है, आजकल तो 60 में घटाइए ना भगवान। 59, 60, 59 घटी 60 पल को 60 घटी बोल सकते हैं ना। जी 25, 25, 2 25, 2 यानी कि 58 और 9 में 5, 4, 5 में 2, 34, 58 दिया है ना। जी गुरुजी। तो ये ये तो जो है रात्रि रात्रिमान है। इसका गुरुजी आज का दिनमान है 29/9। अरे भगवान, मान के चलिए कि दिनमान ही तो दिया रहता है, रात्रिमान थोड़ी दिया रहता है पंचांग के अंतर्गत। दिनमान ही तो दिया जी जी रहता है। जी जी तो जी। अभी जो दिनमान है कम है ना। जी गुरुदेव, हाँ अभी कम है जी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। रात्रिमान हमारे पास में ज्यादा आया ना। जी जी गुरुदेव। गुरुदेव। जी महोदय। रात्रिमान ज्यादा आया तो इसका मतलब कि रात्रि बड़ी हो रही है। हाँ मुझे जी। बोर्ड एकदम से दिख नहीं रहा है अभी। अरे भगवान, अरे पंचांग जूम से कर लीजिए प्रभु जी, दिख तो रहा है। हमें नहीं दिख रहा है ना। चलिए, ये जो है रातें अभी बड़ी हो रही हैं, तो सूर्य से हमारी पृथ्वी जो है थोड़ा दूर जा रही है। ऐसे ही भ्रमण करते करते, ऐसे ही जो है तो भ्रमण करते करते एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी। तो जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है तो दिनमान बड़ा होता है। दिनमान बड़ा का मतलब दिन बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये जो 34, 58 आप रात्रिमान देख रहे हैं, यह जो है 34, 58 जो है हमारा दिनमान हो जाएगा। दिया हुआ रहता है, दिनमान। ठीक है, तो
सूर्य के जो है एकदम निकट में पहुंच जाती है। तो जिस दिन सूर्य के सबसे निकट होती है उस दिन सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन जून के महीने में पड़ता है भगवान। ठीक है, जी गुरुदेव। जून के महीने में कभी कुछ ऐसा समय आता है जब दिन भी बराबर रात्रि भी बराबर। ठीक है, मार्च और सितंबर के महीने में आपको ऐसा देखने को मिलेगा जब दिन भी बराबर हो जाएगा और रात्रि भी जो है बराबर ही हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो ये भचक्र है, भचक्र के अंदर पृथ्वी जो है भ्रमण करते करते एक चक्र जो है सो इसका पूरा होता है, जो कि एक वर्ष कहलाता है। वर्ष के बारे में पंचांग के अंतर्गत आप लोगों को बताया गया होगा, सौर वर्ष, बृहस्पति वर्ष, जी गुरुदेव। तिथि वर्ष, चांद्र वर्ष बताया गया है ना। जी गुरु जी। चलिए, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे पंचांग के अंतर्गत, ज्योतिष के अंतर्गत आप लोगों के काम में आने वाली है। ठीक है, तो इन सभी चीजों का थोड़ा सा आप लोग परिचय जो है ले लीजिए। चलिए, देशांतर पर हम पहुंचे थे। बेलांतर क्या होता है भगवान? जो अभी बताया ना, सूर्य सूर्य हमारे सूर्य जो है करवट लेते हैं, मतलब जब दिन जो है और रात्रि जो है जब बराबर हो जाती है उसके पश्चात मान के चलिए उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध से जब दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रवेश करते हैं, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध से एक मान के चलिए कि ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, यह जो है सो पृथ्वी का जो है सो अक्ष है। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष हो गया, ये धुरी हो गया, इस पर भ्रमण होती है, भचक्र है। यह जो भचक्र है वर्तुलाकार। ठीक है, इसके अंतर्गत यह जो पृथ्वी है इस दक्षिणी अवस्था से पहुंचते पहुंचते उत्तरी गोलार्ध के आसपास, यानी कि जो हमारे सूर्य का, ठीक है ना। देखिए पथ एक्चुअली है कैसा, आप लोगों को थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं बताने का। इस तरीके से समझिए, ये पृथ्वी के भ्रमण करने का पथ। ठीक है, सूर्य महाराज हमारे इधर में भ्रमण करते हुए उत्तर से, ये हो गया उत्तरी अक्षांश, मान के चलिए दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिण की ओर जैसे ही आते हैं, यानी कि जब वर्षा ऋतु हमारी आती है तो वर्षा ऋतु के पश्चात जैसे ही पृथ्वी हमारी सूर्य से दूर जाती है, ठीक है ना, सूर्य से जब दूर जाती है तो हमें शरद ऋतु का आभास होता है और उसी समय हमें ठिठुरन जो है महसूस होता है। ठीक है, लगती है। और जब ये मकर संक्रांति के आसपास जब पहुंच जाते हैं सूर्य महाराज और भ्रमण करते करते मकर संक्रांति के पश्चात, यहाँ पर मकर संक्रांति के पश्चात जो है उत्तरी गोलार्ध की ओर उत्तरायण जिसको कहते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण आप लोग जानते हैं ना। जी गुरु जी। जी गुरुदेव। तो उत्तरायण ये सूर्य महाराज जो है भ्रमण करते करते, अभी सूर्य को जो है सो हम लोग मान रहे हैं भ्रमण करते हुए, तो सूर्य महाराज उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर प्रवेश हुए और दक्षिणायन से पुनः जो है उत्तरायण की ओर जो है जब प्रवेश करते हैं तो ये जो है समय का परिवर्तन होता है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन और शरद ऋतु का आगमन होता है।
जिसको देवताओं का दिन और देवताओं की रात्रि की संज्ञा से हम लोग संबोधित करते हैं। ठीक है, तो यही जो सूर्य का करवट लेना है, यही जो है बेला का अंतर ले आता है, जो हमारे पास में रेलवे समय अंतर के अंतर्गत पंचांग में दिया हुआ रहता है। इसका जो नोट्स है भगवान, आप लोगों को हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देशांतर एक लाइन में कहें, देशांतर क्या है? एक निश्चित स्थान से किसी दूसरे स्थान का जो मान है, ठीक है ना, वही मान हमारा देशांतर है। बेलांतर क्या है? जो हमारे सूर्य की क्रांति की जो है क्रांति होती है, क्रांति वृत्त के बारे में आप लोगों को चर्चा किया जाएगा। सूर्य की जो क्रांति होती है, यानी कि उत्तरायण और दक्षिणायन, इसके अंतर्गत जो समय का अंतर आता है, पहले घटी पल में दिया हुआ रहता था, लेकिन आजकल स्टैंडर्ड जो है हमारा घंटा, मिनट, सेकंड जो भी है, इसके अंतर्गत दिया हुआ होता है। तो ये जो समय है, यही हमारा बेलांतर होता है। ठीक है, एक लाइन में इसको आप लोग समझ लीजिए। कल जब हम चर्चा करेंगे तो देशांतर ज्ञात कैसे करते हैं और एक देशांतर से दूसरे देशांतर के अंतर्गत कितना का अंतर होता है। देखिए, अंश के अंतर्गत हम आपको बताते हैं, एक अंश ये बराबर स्टैंडर्ड जो है 4 मिनट का अंतर होता है। एक अंश बराबर 4 मिनट का अंतर आपको याद कर। ठीक है जी गुरुदेव। चलिए, आज की कक्षा यहीं पर हम विश्राम करते हैं। जिनका कोई प्रश्न है उसको जो है आप लोग एक एक करके हैंड रेज करके बताइए। जी विजेंद्र जी, भगवान बोलिए। आपने बताया था अभी ये पृथ्वी जी दूर होती है सूर्य से। जी जी जब पृथ्वी से दूर होती है जी और जब नजदीक होती है तब ये फर्क आता है। कभी दिनमान ज्यादा और कभी रात्रिमान ज्यादा है। रात्रिमान ज्यादा आएगा, अभी रात्रिमान ज्यादा है और गर्मी जी के मौसम में दिनमान ज्यादा है। जी जी तो ये रात्रिमान दिनमान क्यों घटता है, क्यों घटता बढ़ता है? भगवान, दिनमान होता क्या है? एक सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक, जी हाँ, बराबर है। सूर्योदय से लेके दिनमान होता क्या है एक्चुअली, उसको जो है सो आप लोग समझ लीजिए। सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में, सूर्योदय से लेके सूर्यास्त के बीच में जो समय हमें प्राप्त होता है, ठीक है, घटी पल में, वही हमारा होता है दिनमान। ठीक है, और सूर्यास्त से अगली सूर्योदय, अग्रिम सूर्योदय तक जो हमें समय प्राप्त होता है, वह होता है हमारा रात्रि मान। ठीक है, यह है अभी जब आप लोग को स्थानीय सूर्योदय जब ज्ञात करवाएंगे हम, तब जो है आप लोगों को ज्ञात होगा कि जो पंचांग में जो दिया हुआ रहता है सूर्योदय या सूर्यास्त या दिनमान या रात्रिमान, ठीक है, वह जो है एक निश्चित स्थान का है, ना कि प्रत्येक जगह का। ठीक है, किसी स्थान पर सूर्योदय जो है और सूर्यास्त जो है एक ही समय पर नहीं होगा। वह जो पंचांग जहां से प्रकाशित हो रहा है, जो मानक है, उसके अंतर्गत उसको दिया गया है। उसके अंतर्गत भी आप देखेंगे कि वहां पर भी बेलांतर का अंतर आता है। ठीक है, यानी कि वहां पर भी सूर्योदय या सूर्यास्त जो है उतने मिनट पहले या बाद में होते हैं। ठीक है, हम लोग जब निकालें यहाँ पर स्थानीय सूर्योदय, तो प्रत्येक स्थान का दिनमान, रात्रिमान, वहां का स्थानीय सूर्योदय और वहां का स्थानीय सूर्यास्त, सब चीजों को ज्ञात करेंगे। और कोई प्रश्न भगवान?
ये कैसे 4 मिनट आया है, ये थोड़ा सा फिर से बताएंगे एक बार? जी ये 4 मिनट वो कैसे आया, थोड़ा बताएंगे फिर से? थोड़ा सा भगवान नारायण जी अपना माइक म्यूट करिए, आपको बताएंगे हम। थोड़ा विजेंद्र जी से पूछ ले। विजेंद्र जी भगवान हाँ जी, वो विषय थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ है जी पृथ्वी की गति अपनी कक्षा में है जी अपनी कक्षा में जो गति है उसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। वो जी सूर्योदय और सूर्यास्त में के समय के अंतर का कारण है, ठीक है ना। और पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है, अक्ष पर घूम रही है, जो अपने अपनी धुरी पर ऊपर घूम रही है, उसके कारण तो सूर्यास्त के समय में अंतर आता है, बेल अंतर आपने अभी बता दिया, ठीक है ना। और जो अपनी हाँ कक्षा में घूम रही है उसके कारण ऋतु में परिवर्तन होती है। तो फिर ये रात्रिमान दिनमान में फर्क क्यों आया? क्योंकि उसकी अक्ष पे घूमने की जो गति है वो तो 12 महीने समान रहती है। भगवान यह जो है सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर सिर्फ पृथ्वी जो है अपने स्थान पर जो है सो भ्रमण नहीं करती है। पृथ्वी जो है इस पूरे भरचक्र का भी भ्रमण करती है, और पृथ्वी भी पूरी तरीके से जो है सो सपाट नहीं है, वह भी जो है कुछ अंश पर झुकी हुई है। 22.5 डिग्री समथिंग है, उतना जो है झुकाव है। ये जो है पूरी तरीके से ऐसे ना होके कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। बिल्कुल सही, आ गया, समझ में आ गया। ये आपने जो बताया ना थोड़ा झुकी हुई है, इससे जी क्लियर हो गया। बिल्कुल सही, जी बिल्कुल सही है। ये मेरे दिमाग से निकल गया था, ये थोड़ी झुकी हुई है। हाँ, यह जो है पूरी तरीके से अगर ऐसे रहता है तो हमारा जो है यही जो है सो पूरा, लेकिन इस तरीके से है नहीं, वह जो है सो उसका झुकाव है, और उसी झुकाव साथ में भ्रमण करते 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 इसका जो है सो हो गया, भरचक्र क्लियर हो गया। जी जी समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया, स्पष्ट है। जी नारायण जी अब बोलिए आप। थोड़ा सा पहले भगवान आप लोग प्रश्न पूछने से पहले हैंड रेज कर ले, ताकि हमको बताने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अरुण जी क्या प्रश्न है भगवान? आनंद जी, आनंद भट्ट जी बताएं भगवान। जी गुरु जी, मेरा ये प्रश्न था जो आपको मैंने बताया था, ये दिनमान 25 घड़ी 2 पल, गुरु जी इसमें क्या जोड़ा था आपने? वो 59 घड़ी वो क्या था गुरु जी? उसका थोड़ा सा। जी गुरु जी। अहोरात्रि का मान आपको लिखाया गया होगा, एक अहोरात्रि। अहोरात्रि का मतलब दिन और रात, ठीक है ना। एक अहोरात्रि जो है वह जो है दिन और रात पूरा मिला के, दिन और रात पूरा मिला के यह जो होता है 60 घटी का, ठीक है। हो रहा था जी गुरु जी। 60 घटी का होता है। तो एक सूर्योदय, ये अहोरात्रि होता क्या है? एक सूर्योदय से लेके अगले सूर्योदय के बीच का जो समय है, ठीक है, समझ गया गुरु जी। अहोरात्रि है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत दिया गया है अहोरात्र, यानी कि दिन और रात। तो दिन मान पंचांग में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो इस 60 घटी को हम यहाँ पे रूपांतरित करके 59 घटी और 60 पल लिख सकते हैं, बोलिए। जी गुरु जी, लिख सकते गुरु जी, एक ही लिख बात है। सकते हैं ना भगवान। एक घंटा को यदि हम परिभाषित करें तो उसको 59 मिनट 60 सेकंड कर सकते हैं, बोलिए। बिल्कुल